हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार के संपूर्ण राज्य व्यवस्था को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हमारा यह मास्टर वीडियो है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं कि बिहार राज्य व्यवस्था से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार के संपूर्ण इतिहास को और बिहार के संपूर्ण भूगोल को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स उन वीडियोस को देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार की राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है। जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने बिहार के संपूर्ण इतिहास और भूगोल को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। वह दोहरी भूमिका निभाता है, पहला राज्य के प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 153 के अनुसार, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार, इसको भी ध्यान रखेंगे, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 155, ये भी ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न हमारा कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। और फ्रेंड्स देखिए, बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत का दर्जा जो है ये दिया गया था 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का शासन चलाने के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया था। और पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 29 दिसंबर 1920 को, 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। 29 दिसंबर 1920 को समाप्त कर दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और इसके तहत जो पहले राज्यपाल बने थे ये लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे। ठीक है, ये 29 दिसंबर 1920 से लेकर के 30 नवंबर 1921 तक जो थे ये राज्यपाल रहे थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे, तो फ्रेंड्स वो बन गए थे मॉरिस गार्नियर हैलेट। ठीक है, जो कि 1937 से 1938 तक रहे थे। उसके बाद देखिएगा, ये बिहार का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो राज्यपाल बने थे 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय जयराम दास दौलत राम बने थे। ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के पहले राज्यपाल रहे थे। तो इन सबको ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्य सरकार की इकाइयाँ हैं, राज्य सरकार की जो इकाइयाँ हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, आसानी से फ्रेंड्स आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए ये कौन सी इसकी इकाइयाँ हैं, तो फ्रेंड्स ये 3 मुख्य इकाई हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है। भारतीय संविधान का छठा भाग जो है यह किससे संबंधित है, बताइए। तो देखिए भाग 5 में संघ है, ये तो याद है ना, भाग 5 में क्या है आपको, संघ है। और भाग 6 में राज्य है, अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक में।
इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये राज्यों से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता होता है। ठीक है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 164(1) के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर, मुख्यमंत्री से मंत्रणा करने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है एवं उनके विभागों का बंटवारा भी करता है। मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को गोपनीयता का शपथ जो है कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स यह राज्यपाल ही दिलाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए इसमें से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, राज्य का प्रधान, सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता और विधानसभा का नेता, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का विधानमंडल बनता है। तो देखिए बिहार का जो विधानमंडल है फ्रेंड्स, यह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, उपरोक्त तीनों सम्मिलित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम जो था वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा को जब संयुक्त प्रांत का दर्जा दिया गया था, तो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत की राज्य व्यवस्था संचालन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद की आवश्यकता उस समय महसूस हुई और बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का विधिवत गठन जनवरी 1913 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे, आगे भी सुन लीजिएगा, पूरी डिटेल में सुन लीजिए। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का गठन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत की गई थी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 1921 में फिर क्या हुआ, बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का नाम बदल करके बिहार उड़ीसा विधान परिषद किया गया। और आपको पता है कि 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा फिर अलग हो गए और तब इसका नाम आ गया फिर से बिहार विधान परिषद। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए राजीव रंजन प्रसाद जो थे ये बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने थे, जो 23 जुलाई 1937 से कार्य करने लगे और 1938 से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में हस्तांतरित कर दी गई 1938 में। क्लियर है? तो देखिए बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। ठीक है, और इसका विधिवत गठन जनवरी 1913 में किया गया था और इसके पहले सभापति सर वाल्टन मोड़े थे। और फ्रेंड्स जब बिहार अलग हुआ उड़ीसा से, तो उस समय बिहार विधान परिषद के कौन सभापति बने थे? तो ये राजीव रंजन प्रसाद बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति। अब देखिए बिहार उड़ीसा लगा हुआ है, बिहार विधान परिषद पूछा जाता तब हो जाता आपका राजीव रंजन प्रसाद, यहाँ बिहार उड़ीसा विधान परिषद यानी कि वाल्टन मोड़े, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, ये रामदयालु सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामदयालु सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 23 जुलाई 1937 से 23 जुलाई 1937 से लेकर के 1944 तक ये इस पद पर रहे थे। उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने थे 1946 से 1962 तक। स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाए तो ये बिंदेश्वरी प्रसाद हो जाएगा, अन्यथा रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अच्छा, बिहार का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? आपको पता है कि ये पटना में है। इसकी स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी, 9 फरवरी 1916 को, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश सर एडवर्ड चैमियर थे। आगे नाम आएगा इनका। देखिए यहाँ पूछा भी गया, वहीं पूछा गया कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड चैमियर यहाँ पर दिया गया है। इतना ही आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जस्टिस संजय करोल, ठीक है, न्यायाधीश संजय करोल जो हैं ये अभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है?
तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 227। देखिए अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो मैंने अभी आपको बताया कि 9 फरवरी 1916 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है। 163 से लेकर के 164 तक संबंधित जो है यह किससे है बताइए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये संबंधित है आपका राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के राज्यपाल से जो संबंधित है वो आपका हो जाएगा 153 से लेकर के 162 तक में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 214 से लेकर के, यहाँ मैं लिखता हूँ 214 से लेकर के 232 तक में क्या है, तो 214 से 232 में राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। उसके बाद राज्य के जो महाधिवक्ता है ये आपका पता है अनुच्छेद 165 में है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के छठा भाग, यहाँ छठा भाग बना लीजिए कि अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स 166 जो संबंधित है ये किससे संबंधित है बताइए। तो देखिए 166 जो संबंधित है फ्रेंड्स यह संबंधित है राज्य सरकार की संचालन से संबंधित है, ठीक है, राज्य सरकार की संचालन से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायनी शक्तियों का उल्लेख है। तो राज्यपाल की विधायनी शक्तियाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अनुच्छेद 167 संबंधित है। अनुच्छेद 167 जो है यह मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 196 से 212 तक में उल्लेख है। तो 196 से 212 तक में जो है राज्य की विधायनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। तो राज्य की विधायनी प्रक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो देखिए राइट आंसर इसके हिसाब से 97 हो जाएगा, ठीक है। 90 मूलतः जो है 97 है, लेकिन इसमें टोटल अब 100 विषय हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दूसरी सूची किससे संबंधित है। पहली जो है ये संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तो ये राज्य सरकार की सूची है। तीसरी समवर्ती सूची है, देखिए यहाँ पर शब्द आ गया कि तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है समवर्ती सूची में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद और विधानमंडल दोनों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो टोटल 243 है, कितना है 243 है। विधान परिषद पूछा जाए तो विधान परिषद 75 है, क्लियर, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। तो ये करते हैं किसके अनुशंसा पर, तो राज्यपाल के। किसके अनुशंसा पर, तो ये राज्यपाल के करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका राज्यपाल हो जाएगा। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो ये ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में है, ठीक है। चलिए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। उसके बाद देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356, ठीक है, अनुच्छेद 356। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बने थे। स्वतंत्रता के पश्चात मैंने आपको बताया था कि ये जयराम दास दौलत राम बने थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा और फ्रेंड्स हिस्ट्री वाला और ज्योग्राफी वाला देख लीजिएगा। राज्य के राज्यपाल, देखिए प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि बिहार के राज्यपाल, यहाँ राज्य ना हटा करके बिहार शब्द जोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैंने बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने कवर करवा रहा हूँ आपको एक ही वीडियो में।
देखिए, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 164(1) हो जाएगा। अनुच्छेद 164(1) यानी कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उच्च न्यायालय को संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा देखिए, इसमें आप थोड़ा सा फ्रेंड्स सुधार कर लेंगे। देखिए, ये जो है फ्रेंड्स ये किस में है, तो देखिए ये अभी हम लोगों ने इसको करा था कि अधीक्षण का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 227 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय जो है वह जो है राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार उसको प्राप्त है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 227 जब बना लीजिएगा तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। देखिए, महाधिवक्ता जो होता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। और महाधिवक्ता जो है यह बिहार राज्य का ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका 165 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं विधानसभा में पूछा गया। तो विधानसभा में जो है 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक, और अधिक यहाँ पर पूछा गया इसीलिए 500 होगा, और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था। तो ये अस्तित्व में आए थे 1 अप्रैल 1912 को। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ 1 अप्रैल 1912 बना लीजिएगा, 1911 लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू किया गया था। ठीक है, कर्नाटक में लागू किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है। तो प्रत्येक विधेयक को 3 बार गुजरना पड़ता है। कितने बार, 3 बार। पहला जो होता है फ्रेंड्स वो प्रथम वाचन, इसे संसद में जो है किसी भी संसद के अगर बात करें तो मंत्री के द्वारा या किसी अन्य सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। और फ्रेंड्स बिल जो है यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो बिल का परिचय और राजपत्र में इसका प्रकाशन, ये पहला वाचन कहलाता है। और दूसरा वाचन जो है इसमें देखिए 3 चरण है। एक सामान्य चर्चा का चरण है, दूसरा इसमें एक कमेटी स्टेज बनाया जाता है, और तीसरा होता है विचार चरण। तो ये आपका प्रथम वाचन मैंने बता दिया, दूसरा वाचन भी बता दिया, और तीसरा वाचन जो है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, बहस होता है और बिल की स्वीकृति और अस्वीकृति होती है। तो ये 3 बार जो है ये वाचन के दौर से गुजरता है। उसके बाद देखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स ये था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो ये संसद को है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची में नहीं है। तो देखिए इसमें से राज्य सूची में जो नहीं है, पहले देखिए पुलिस, राजस्व और कारागार, ये राज्य सूची का विषय है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है यह जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह राज्य सूची का विषय नहीं है। यह जो है फ्रेंड्स यह समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज जो है यह प्रदान करता है क्या, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पंचायती राज जो है यह प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के बारे में और भी हम लोग अगला जो हमारा जो प्रश्न आने वाला है उसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं। तो देखिए शपथ जो लेते हैं ना, यह किस में लेते हैं, तो ये तीसरी अनुसूची में। अच्छा, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और भी जो अधिकारी हैं उनके इसमें वेतन है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है।
तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको करा दिया था ऑलरेडी, ये राज्यपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं। तो देखिए राज्य सरकार के जो कार्य है ना, ये मंत्रियों को आवंटित किया जाता है। संबंधित जो मंत्री हैं उस विभाग के, उनको आवंटित किया जाता है, और विभाग के मंत्री अपने विभाग के सचिव के माध्यम से उसे क्रियान्वित करती है। तो राइट आंसर इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभागीय मंत्री को। उसके बाद देखिएगा कि राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय कौन सा है। राज्य प्रशासन का अगर हम बात करें तो मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय कौन सा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है वो आपका हो जाएगा इसमें से सचिवालय। क्या हो जाएगा इसमें, सचिवालय हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिवालय। क्लियर। सचिवालय जो होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। और फ्रेंड्स देखिए राज्य व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन तथा क्रियान्वयन सचिवालय से ही होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार में सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। बिहार में सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार में सचिवालय की स्थापना जो है ये 1912 में की गई थी। 1912 में की गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बिहार का सचिवालय पटना में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सचिवालय का प्रमुख होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सचिवालय का प्रमुख होता है, रिपीट हो गया है सेम क्वेश्चन, तो ये आपका मुख्य सचिव होता है। उसके बाद देखिए बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया 1912 में हुई थी, और सचिवालय पटना में है। राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है डीजीपी। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, यानी कि यह आरक्षी पुलिस महानिदेशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरक्षी पुलिस महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया, ध्यान रखेंगे कितने प्रमंडल में, 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है, ठीक है। जिला पूछे 38 जिला है, अनुमंडल पूछेगा कि अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो 101 अनुमंडल हैं। उसके बाद देखिएगा कि सर्किल अधिकारी सीईओ का कार्य क्या है। सर्किल अधिकारी का कार्य आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए सर्किल अधिकारी का कार्य भू राजस्व संबंधी, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी और अधिकृत भूमि की सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई कौन सी है, तो सबसे निचले स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई है वो कौन सी है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपका ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, बताइए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो ये हुई आपका नगर पालिका, ठीक है, ये नगर पालिका हो जाएगा। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था, बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार नगर पालिका अधिनियम जो है, ध्यान से सुनिएगा, 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1992, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो होगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में कितने नगर निगम हैं। बिहार में कितने नगर निगम हैं, तो देखिए नगर निगम जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, कि बिहार में कितने नगर निगम हैं, क्योंकि बार बार सरकार जो है नगर निगम की संख्या बढ़ाती चलती है। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैसे मैंने बता दिया था हिस्ट्री वाले में और पॉलिटी वाले में भी बिहार। उसके बाद देखिए कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। इसका आंसर मैं आप चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ठीक है, 1919 में इसको जो है बदल दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया था। तो राज्य का विषय इसको बना दिया गया था 1935 में। ठीक है, 1935 में जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को राज्यों का विषय बना दिया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन सा होता है, तो ये राज्यपाल होता है। उसके बाद देखिए राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसने नाम से चलाया जाता है, तो जितना भी प्रशासनिक कार्य होता है सभी जो है ये राज्यपाल के नाम से होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने बताया था कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी है, त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद देखिए पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कि 5000 की आबादी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है, तो ये किया जाता है 50,000। उसके बाद देखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों से में सभी कोटियों की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये 50%, और बिहार ऐसा पहला राज्य बना था। उसके बाद देखिएगा कि पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो फ्रेंड्स ये कितना किया गया है, तो देखिए ये किया गया है आपका 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, यह कब से प्रभावी हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो प्रभावी हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है कि यह कब से प्रभावी हुआ, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रभावी हुआ था यह प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 से। कब से प्रभावी हुआ, तो ये प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। 1 जून 1993 से यह प्रभावी हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पटना नगर निगम स्थापित हुआ था। तो ध्यान से सुनिए, पटना नगर निगम की स्थापना जो है यह कब की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए पटना नगर निगम की स्थापना जो है यह आपका किया गया था कब, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। उसके बाद देखिए भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह महात्मा गांधी जी का है। तो देखिए गांधी जी का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था की क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है यह कब किया गया था, तो देखिए भारत सरकार ने जनवरी 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और उसने रिपोर्ट जो है 1957 में इस समिति ने सरकार को सौंपी थी, और इसी पंचायती राज की योजना प्रस्तुत इन्होंने की थी, और इसी समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1957। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार कर लिया। तो फ्रेंड्स ये स्वीकार जो है ये कर लिया था कब, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राज्यों को इसे क्रियान्वित करने को कहा था। तो सही उत्तर 12 जनवरी 1958 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री थे उस समय तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ, तो राजस्थान नागौर जिले में। तो ये 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। तो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, तो ये 73वां संशोधन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संशोधन किया गया था। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में जो 73वां संशोधन था कब से देश में प्रभावी हुआ। तो ये देश में प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। और देखिए इसी 24 अप्रैल के दिन जो है, ध्यान रखेंगे, इसी 24 अप्रैल के दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी जो आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा ग्राम सभा
243 ए, 243 ए ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका 243 ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायतों का गठन संबंधी जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 बी में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 243 ए मैंने अभी बता दिया था, ग्राम सभा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 243 सी जो है यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है, और 243 डी जो है यह स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि पंचायतों की शक्तियाँ संबंधी अनुच्छेद, तो मैंने अभी बता दिया था, शक्ति संबंधी अनुच्छेद जो है यह किस में है बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 243 जी हो जाएगा। 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। क्लियर। 243 यहाँ पर एच जो है इसमें क्या है, तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियाँ हैं, कर यानी कि टैक्स। उसके बाद करेंगे 243 आई, इसमें पंचायतों द्वारा जो है वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए आयोग का गठन है। उसके बाद देखिए 243 जे जो है ये पंचायतों के लेखाओं की सम परीक्षा से संबंधित है, ठीक है। और 243 के जो होगा वो पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। क्लियर। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया, तो फ्रेंड्स ये कब से काम करना शुरू कर दिया था, तो ये किया था आपका 2001 से, ठीक है। 2001 राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा है, ग्राम सभा जो है ध्यान से सुनिए, ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा जो है यह पंचायती राज की बुनियादी तथा सबसे बड़ी सभा है जिसके सदस्य गांव के मतदाता होते हैं, और यह एक अस्थाई सभा होता है, ठीक है, अस्थाई सभा है। और देखिए ग्राम सभा के लिए अगर हम बात करें तो इसके दिए गए किसी भी निर्णय अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो ये एक अस्थाई सभा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि क्या ग्राम सभा के निर्णय को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो अभी मैंने बताया था किसी भी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायत समिति में कितने अस्थाई समितियां होते हैं, तो देखिए पंचायत समिति में टोटल 7 अस्थाई समिति। ये कौन कौन से हैं, तो देखिए सामान्य अस्थाई समिति है, वित्त अंकेक्षक तथा योजना समिति है, उत्पादन समिति है, सामाजिक न्याय समिति है, शिक्षा समिति है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण सुरक्षा समिति है, और लोक निर्माण समिति है। तो ये टोटल 7 अस्थाई समिति है पंचायत समिति की, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है, तो ये 50% हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में बात की जा रही है तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों के द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो फ्रेंड्स यह आपका अनुच्छेद 200, ये किस में है, अनुच्छेद 202 में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 202 में है। सुन लीजिए ध्यान से, देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 202 जो है इसमें है यह कि राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, इससे सामान्य बजट भी कहा जाता है। क्लियर। देखिए अनुच्छेद 267 जो है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगा, ठीक है, जिसको कि राज्य आकस्मिकता निधि कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 269 जो है फ्रेंड्स यह केंद्र द्वारा लेवी परंतु पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से राज्यों को वितरित है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 270 जो है यह संघ द्वारा राज्यों में आयकर का अनिवार्य बंटवारा है, ठीक है, इसी के तहत। उसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को किस निधि में रखा गया है, तो ये कौन सी निधि में रखा गया है फ्रेंड्स बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि संचित निधि में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 202, ठीक है, अनुच्छेद 202 अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिएगा कि राज्य के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोकलेखा में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है बताइए, तो फ्रेंड्स ये रखा जाता है आपका अनुच्छेद 266(2) के तहत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
उसके बाद देखिए समग्र संसाधन अंतराल व्यक्त होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है किसके रूप में? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय 2007 से 2012 तक था, के दौरान किस राज्य की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक थी? ये बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है, तो इन सभी का रहता है, कर का भी और गैर कर का भी और केंद्रीय अनुदान का भी। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार सरकार की ऋणों में मूलधन की अदायगी होती है। मूलधन की जो अदायगी होती है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका पूंजी लेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो जाता है, तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई है उससे क्या कहा जाता है? बताइए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हीनहार्थ प्रबंधन, यानी कि घाटा हीनहार्थ प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है? कितने भागों में दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है 3 भाग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समेकित कोष कहलाती है। समेकित कोष जो है यह सभी प्रकार का राजस्व, लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है। सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है, तो ये आपका हो जाएगा बजट से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बजट क्या है? तो देखिए बजट जो है फ्रेंड्स यह आपका है सरकार के अनुमानित आय व्यय का वार्षिक विवरण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा इसका, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 270। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था जो है ये की गई है किसकी? तो लोकलेखा की भी, आकस्मिक निधि की भी और संचित निधि की, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बजट में विभाजित किया जाता है, बजट में विभाजित किया जाता है, तो राजस्व खाता और पूंजीगत खाता, बजट की विभाजित किया जाता है, तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता है, तो ये उपयुक्त सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए करों के प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बजट के प्रकार होते हैं, तो बजट के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसका भी हो जाएगा आधिक्य के बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिएगा केंद्र से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जाता है, तो ये उपयुक्त सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है, तो ये योगदान रहता है बिक्री, व्यापार आदि पर कर का, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार की सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपके अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी के सभी हम लोगों ने प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट बॉक्स में है, देख लीजिएगा।